नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को जिसे सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी वो सम्मान मिला और मिलता रहेगा जब तक धरती रहेगी, जब तक सूर्य चांद रहेंगे और ये धरती रहेगी। हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसका पूरा नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। जिस शख्सियत को लोग प्यार से कलाम साहब या डॉक्टर कलाम कहते थे। नाम भी इतना बड़ा तो काम तो मानो इतना बड़ा कर दिया कि फिर आने वाली जनरेशन भी उस काम को सलाम करती रहेगी। अबुल पाकिर जनुल अब्दुल कलाम, जनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अगर इनका नाम देखें तो इनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें प्यार से लोग डॉक्टर कलाम साहब या डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे। अगर इनके नाम की बात करें, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, तो इनके पूरे नाम को देखें तो इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ, बहुत ही गरीब परिवार के थे। एक अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए, हालांकि उनका कोई धर्म नहीं था, वो गीता को भी अपने पास रखते थे, वो कुरान को भी अपने पास रखते थे। वे एक भारतीय के रूप में, एक इंसान के रूप में पैदा हुए और इंसान के रूप में ही मर गए। और इसी वजह से चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी लोग करते हैं इस आदमी को सलाम। एक बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी के पास एक नाव थी और इनके पिताजी उसी नाव से अपना घर का पालन पोषण करते थे। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और इनके पिताजी वहीं नौका चलाया करते थे। हिंदू तीर्थयात्रियों को ये ढोते थे और अन्य लोगों को भी अपने नाव से ढोते थे और जो पैसा मिलता था उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। घर की माली हालत बहुत खराब थी। माता हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। उनका नाम था असियम्मा। इसलिए कलाम साहब को भी बचपन में ही काम करना पड़ा। जिस उम्र में लोग पढ़ने जाते हैं, जिस उम्र में लोग खेलते हैं, उस उम्र में कलाम साहब न्यूज़पेपर, अखबार पत्र तथा टमारेंड के बीज अर्थात इमली के बीज बेचते थे और अपने घर को सपोर्ट करने के लिए कम उम्र से ही वो काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, होरहार बिरवान के होत चिकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली जो घटना होती है अपनी परछाई छोड़ देती है। अगर किसी पर्सनालिटी का जन्म हुआ है, किसी व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, तो फिर वो बचपन से ही लगने लगता है कि कुछ आया है, कुछ दैवी तत्व आ गया, कुछ अजीब, कुछ अद्वितीय पैदा हो गया है जो कुछ कर देगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो वास्तविकता से अलग होगा, जिसे लोग वास्तविक नहीं लेंगे। और यही किया कलाम साहब ने। बचपन में परिवार की माली हालत खराब, बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ने का जो मन था, जो ललक थी, जो चाहत थी, वो छूटी नहीं। बताए चलते हैं कि कलाम साहब बचपन से ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड बताया गया उनको। उनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि शुरू से ही, सिंस हिज बर्थहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने जन्म से ही, उनके बचपन से ही बताया जाता है कि वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड थे। अपवादित रूप से तेज लड़के थे, असाधारण रूप से तेज लड़के थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरू में वो अपने टाउन से पढ़े, फिर आगे की पढ़ाई वो जारी रखे और वो आगे की पढ़ाई बीएससी करने के बाद उन्होंने एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से मद्रास इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड डिग्री प्राप्त की, डिग्री लिया इन्होंने।
इसके बाद ये 1958 में डीआरडो, कहते हैं ना जहां चाह होती है वहां राह होती है, राह बनती गई, चाह थी, चाहत थी, अगर आप चाहते थे हो और तो राह अपने आप बनती जाएगी। कलाम साहब गरीब तो जरूर थे, लेकिन चाहत थी कि करेंगे, कुछ बनेंगे, और बनेंगे तो ऐसा बनेंगे जो कि सामान्य नहीं होगा, असामान्य बनेंगे, और असामान्य बने। देखिए एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से उन्होंने एयर इंजीनियरिंग की स्पेशलाइज्ड डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिनों तक उन्होंने काम किया। इसके बाद इसरो 1963 में, इसरो रुके नहीं, कलाम साहब रुके नहीं, 1963 में भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में इसरो कहते हैं, 1963 में इसरो में भी उन्होंने काम किया, इसरो में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद उनकी पहचान बनती है, ये देखिए इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड, जिसको नाम दिया गया SLV थर्ड, क्या था? इंडिया फर्स्ट नेटिव होममेड और होम ग्रेन, जो घर पर हमारे घर पे बना था। नहीं तो इससे पहले हम लोग से जो लॉन्चर हुआ करते थे, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ करते थे विदेश से, आपको याद होगा कि आर्यभट्ट प्रथम जिसको हमने बनाया, जिसको इंडिया ने बनाया, इंडिया का प्रथम सैटेलाइट था। लेकिन इंडिया का प्रथम सैटेलाइट होने के बावजूद भी हमारे पास लॉन्चर तकनीकी नहीं थी और हमको लॉन्च उसको रसिया द्वारा कराना पड़ा था। लेकिन भारत में सबसे पहले SLV थर्ड इन्होंने इनकी अगुवाई में SLV थर्ड नामक जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाई गई, और इसका सक्सेसफुली SLV थर्ड लॉन्चर व्हीकल थी, इसके माध्यम से रोहिणी नामक सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में फिक्स किया गया, यानी कि इसका परीक्षण भी किया गया। ये एकदम से, यानी कि यह जो SLV थर्ड था ये काम कर गया। तो ये जो होता, ये जो है यहां से आगे की ओर बढ़ते गए। SLV थर्ड जो एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी, जिसके माध्यम से उसकी टेस्टिंग रोहिणी सैटेलाइट जो थी, रोहिणी उपग्रह जो था, उसको पृथ्वी के कक्षा में फिक्स किया गया, पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ते गए, मशहूर होते गए, इनकी प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, रुके नहीं कलाम साहब। इसके बाद इन्होंने मिसाइल पर काम किया, इन्होंने मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। मिसाइल, भारत में मिसाइल नहीं थी, मिसाइल खरीद के आती थी, भारत में मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, मेहनत रंग लाई और उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें भारत को बना के दे दी। इन्होंने इन मिसाइलों को तो बनाया ही, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा डिफरेंट टाइप की, स्पेसिफिक टाइप की मिसाइलें होती हैं। ये ऐसे मिसाइलें होती हैं कि लक्ष्य को, जो टारगेट इनको दे दिया जाता है, वो टारगेट को भेद कराती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल भी इन्होंने बना दिया, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसके बाद लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी से किसी भी ये सैटेलाइट को या किसी भी यान को हम लोग लॉन्च करते हैं, ऊपर स्पेस में भेजते हैं। तो ये इन्होंने लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में विकसित कर दिया। और तभी से, और जब से मिसाइल बनाए और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का इन्होंने ये कर दिया, टेक्नोलॉजी बना दिया, टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल बना दी। इनका नाम जो है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में मिसाइल मैन की गूंज ही गूंज। डॉक्टर कलाम साहब यही नहीं रुके, इनके राजनीतिक कैरियर भी जरा देखते हैं। इनके इतनी अद्वितीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार, जो कि तत्कालीन उस समय अटल वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया अपने की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए। हम सारे दल
चाहे वो भाजपा के खिलाफ रहे हों, इक्का दुक्का दल को छोड़कर सारे लोग, इनका जब नाम आया तो इनको सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में ये जो है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद के इनका इन्होंने संभाला। और ये 2002 से 2002 से 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में सुशोभित, भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। मेरे सुशोभित कहने का मतलब ये है, राष्ट्रपति आते रहते हैं, राष्ट्रपति जाते रहते हैं, लेकिन जो कलाम साहब की हैसियत थी, जो कलाम साहब में झनकार थी, जो कलाम साहब में शौर्य था, जो कलाम साहब में बुद्धि थी, इंटेलिजेंस थी, जो उनका जीनस था, वो किसी के पास नहीं था। रोज कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ लेक्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर, वैज्ञानिकों के साथ लेक्चर, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, यूथ यंगस्टर्स को रोज कुछ न कुछ वो बताते थे। उन्होंने कहा, यंगस्टर्स से कहा, यू कैन नॉट चेंज योर फॉर्चून, यू कैन नॉट चेंज योर फॉर्चून, तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते हो, बट यू कैन चेंज योर बिहेवियर, लेकिन तुम अपना व्यवहार बदल सकते हो। एंड दस यू कैन चेंज, यू कैन मेक योर फ्यूचर, तुम अपना इस तरह फ्यूचर बना सकते हो। यू cannot make your future, but you can change your behavior, and thus you can make your future। और इस प्रकार आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। ये कलाम साहब के वाक्य थे। कलाम साहब यंगस्टर्स को और अधिक मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बहुत कई स्लोगन दिए, कई नारे दिए, कई ऐसे लाइनें दी जो लाइनें मोटिवेट करती हैं यंगस्टर्स को और सभी लोगों को। उन्होंने कहा, यंगस्टर्स के लिए कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपना देखो सपना देखो, पहले सपना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर, ड्रीम टू बिकम एन इंजीनियर, ड्रीम टू बिकम ए साइंटिस्ट। सपना देखो, ड्रीम टू डू सम ग्रेट सर्विस फॉर योर नेशन, अपने कंट्री के लिए कुछ करने का सपना देखो, या सपना देखो। उन्होंने कहा, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट, ये ड्रीम विचारों में बदल जाते हैं, ये ड्रीम विचारों में बदल जाते हैं, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार जो है कार्य में बदल जाते हैं। और जब विचार कार्य में बदल जाते हैं तो जो चाहत आप रखते हैं, जिस चीज का आप सपना देखे रहते हैं, जिसको सपना देखे रहते हैं, जिस चीज का वो साकार हो जाता है, वो एक्चुअल में टेक प्लेस कर जाता है, एक्चुअल में हो जाता है, वो मिल जाता है। कलाम साहब के वाक्य थे। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के 11th प्रेसिडेंट के रूप में इनका ये जो है, इन्होंने इस पद को शोभायमान किया, इस पद को इन्होंने सुशोभित किया। भारत सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए, इन ग्रेट योगदानों को देखते हुए जो उन्होंने देश के लिए किया, कि देश की तरफ, देश मिसाइलों के लिए, देश लॉन्चर के लिए, देश लॉन्चर व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहता था। दुश्मन देश भारत से डरते नहीं थे। हमारी रक्षा प्रणाली कमजोर थी मिसाइलों की कमी की वजह से, मिसाइलों की वजह से हमारे सैटेलाइट हम ऊपर नहीं भेज सकते थे, उस वजह से भी हम कमजोर थे। हम कोई यान ऊपर नहीं भेज सकते थे, इस वजह से हम लॉन्चर हमारे पास नहीं थे। लेकिन इन्होंने भारत को वो दिया, रक्षा प्रणाली को इन्होंने मजबूत किया कि अब भारत की ओर दुश्मन एक बार आंख उठा के देखने में भी सोचता है। आज भारत की ये हैसियत है, और ये कलाम साहब की देन है, ये कलाम साहब की देन है, उनकी टीम की देन है, उनकी टीम वर्क की देन है, उनकी लगनशीलता की देन है, उनके परिश्रम की देन है, उनकी नियमितता की देन है, सिंसियरिटी की देन है, पंक्चुअलिटी की देन है, हार्ड वर्क की देन है। रुकते नहीं थे और कभी आराम नहीं करते थे। भारत सरकार ने उनके इस महान योगदानों के लिए पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया। हाँ, रिस्पेक्ट उनको पद्म भूषण से मिला। 1981 में उनको पद्म भूषण दिया गया। पद्मा विभूषण उनको दिया गया। पद्मा विभूषण 1990 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अवार्ड जिसे भारत रत्न कहते हैं, 1997 में उनको प्रदान किया गया। उनको
नवाजा गया इस पुरस्कार से। उसी साल 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, भारतीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए, जिस तरह आप देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान अपने कुरान की बात करना, मुसलमान अल्लाह की बात करता है, और हिंदू दूसरे टाइप से एक हिंदुज्म की, एक कट्टरपंथता की बात करता है। तो ये इस तरह नहीं रहे, वे एक इंसान की तरह रहे, एक भारतीय की तरह रहे, और भारतीय की तरह जिए और भारतीय की तरह मर गए, एक इंसान की तरह रहे। उनके अंदर कोई कट्टरपंथता नहीं थी, कोई कट्टरवादिता नहीं थी, कोई फैंटेसिज्म नहीं था। इस वजह से भारत सरकार ने इनको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, भारतीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन इंडियन नेशनल इंटीग्रेशन, इनको इंदिरा गांधी अवार्ड इन 1997, उसी साल 1997 में दिया गया। इससे पहले कि हम इनके डेथ के बारे में और प्लेस के बारे में बताएं, हम ये बताए चलते हैं कि वो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो एक राइटर भी थे। उन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ignited minds, target 3 billion, target 3 billion, turning points, इंडिया 2020, उनका जो सपना था कि 2020 में भारत को कहां से कहां ले जाना है, वो ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ये कुछ उनकी पुस्तकें रही। इसलिए वो कहा जा सकता है कि वो भारत के सिर्फ महान वैज्ञानिक या विश्व के सिर्फ महान वैज्ञानिकों में से एक नहीं थे, बल्कि वो विश्व के महान लेखकों में से भी एक थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका देहावसान, he passed away on 27 July 2015, 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को इनकी आत्मा इनके शरीर को छोड़कर चली गई, जब वो शिलांग में IIM इन शिलांग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो शिलांग में है, उस इंस्टीट्यूट में ये लेक्चर दे रहे थे। उसी समय इनकी तबीयत खराब हो गई और ये गिर पड़े, और 27 जुलाई 2015 में भारत के इस महान सपूत का देहावसान हो गया। तो ऐसे थे हमारे कलाम साहब, जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा थे। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हमें कलाम साहब के जीवन से सीख मिलती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कलाम साहब को प्रणाम नहीं करता है, कलाम साहब के आगे झुक नहीं जाता है। और जब वो जिंदा थे तब भी, और जब वो मर गए तब भी। इसलिए कलाम नहीं मरेंगे। कलाम जब तक भारत रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक कलाम रहेगी। तो एक बार कलाम साहब को प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत।